हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोग आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर एक नई टॉपिक आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, मतलब नई टॉपिक का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। क्योंकि जो चैप्टर आज इस समय चल रहा है, यानी जो कंटिन्यूअस इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और अगर ये चैप्टर जिसको समझ में नहीं आया ना, तो उसका बायोटेक्नोलॉजी तो ऐसे उड़ जाएगा, है ना। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है आप पहले लेक्चर से देखिए, तो शायद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लेक्चर के दौरान अपने कंसंट्रेशन, मतलब अपने माइंड को इधर उधर किया ना, तो फिर काम खत्म, लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो दो बात है, वो फैक्ट है। पिछली क्लास अगर आपको याद होगी, तो पिछली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डीएनए प्रतिकृति कैसे करता है, जिसको सिद्ध करने वाले दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने कहा कि डीएनए अर्धसंरक्षित संरचना के रूप में प्रतिकृति करता है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है? अर्धसंरक्षित का मतलब क्या है? उसका एक डीएनए पुराना वाला होगा और नया डीएनए, एक दूसरा वाला जो डीएनए बनेगा वो नया वाला बनेगा। मतलब समझिए बच्चों, हमने क्या बोला। जैसे आपको ये बात तो पता है कि एक कोशिका समसूत्री विभाजन करती है तो नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिका बनाती है। ये तो हमें एलकेजी में से पढ़ाया जा रहा है मतलब 9 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। यानी एक कोशिका बढ़ती है तो दो कोशिका का निर्माण होता है। अब हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, जब एक कोशिका दो कोशिका में बनती है तो इसका मतलब डीएनए भी 2 गुना होता है। भाई 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि एक कोशिका जब दो कोशिका बनती तो उससे पहले उसका डीएनए भी डबल हो जाता है। तो वो जो डीएनए डबल होता है, डीएनए जो डबल होता है, तो क्या दोनों स्टैंड एक जगह जाते हैं, या एक स्टैंड उसका ओल्ड होता है, एक स्टैंड उसका न्यू होता है? तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि डीएनए किस प्रकार से प्रतिकृति करता है। हालांकि इसके बारे में वाटसन और क्रिक ने, दो वैज्ञानिकों ने अच्छे तरीके से सिद्ध कर दिया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्धसंरक्षित संरचना से प्रतिकृति करता है। मतलब एक उसका स्टैंड ओल्ड होता है और दूसरा स्टैंड उसका न्यू होता है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया है। इसको सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाटसन और क्रिक। नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन इसको सिद्ध कर रही, मतलब इसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन है, किस प्रकार से उन्होंने किया, सब कुछ बता रहे हैं, चिंता मत करिए। यहां देखते हैं, अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये कहेंगे कि आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर योर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड योर कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी प्यारी से एनसीईआरटी खोलिए, ये फिगर आपको दिखाई देगा वहां पर, उसको ओपन करके बैठ जाइए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी होगी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण। आपके बुक में प्रायोगिक प्रमाण दिया होगा। चलिए, प्रायोगिक प्रमाण देने वाले साइंटिस्ट दो थे, मैथ्यू मेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल। मैथ्यू मेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल, शॉर्ट नेम मेल्सन और स्टाल, ठीक है। किस सन में दिया इन्होंने? 1958 में उसका प्रायोगिक प्रमाण दिया। यह किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ई कोलाई जीवाणु पर। याद रखिएगा, नीट 2018 का या 19 का क्वेश्चन है कि जो फ्रैंकलिन या प्रायोगिक प्रमाण देने के लिए कौन से जीवाणु का यूज किया गया था, तो ई कोलाई जीवाणु का यूज किया गया था। ओके बच्चों, चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले एक संवर्धन माध्यम लिया, मतलब एक बर्तन लिया उन्होंने। ओके, इसमें उन्होंने क्या भर दिया? इसमें उन्होंने अमोनिया क्लोराइड भर दिया, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। लेकिन जो इसमें नाइट्रोजन था बच्चों, ये नाइट्रोजन 15 था, मतलब नाइट्रोजन का समस्थानिक था, ठीक है, नाइट्रोजन का समस्थानिक था N15, यानी नाइट्रोजन का भार आपको सबको पता होता है, कितना होता है? 14 होता है। लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन कैसा लिया? 15 वाला लिया, भारी नाइट्रोजन लिया, ठीक है, नाइट्रोजन का समस्थानिक लिया। हम रेडियो एक्टिव नहीं बोल रहे हैं, इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सही रहा ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। हम रेडियो एक्टिव नहीं बोल रहे हैं, विकिरण नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं समस्थानिक, मतलब नाइट्रोजन 14 होता है, इसका उद्भार कितना होता है? 14 होता है, लेकिन इन्होंने कुछ भारी लिया, मतलब 15 लिया, यानी नाइट्रोजन का समस्थानिक लिया।
क्या लिया, पूरा विलेन क्या था, अमोनियम क्लोराइड, इसमें भर दिया बच्चों, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर उन्होंने क्या डाला, इसके अंदर उन्होंने डाला ई कोलाई जीवाणु को, ई कोलाई, इस्चरिया कोलाई पूरा नाम है, इसके अंदर उन्होंने डाला, ठीक है। कितनी पीढ़ी तक, लगभग 7 पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी, याद रखिएगा इस बात को, 7 पीढ़ी तक इन्होंने ई कोलाई को इसके अंदर रखा। अब आपको पता है कि ई कोलाई कोशिका जो है हर 20 मिनट में डबल होती है, नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने ही लिखा है। ई कोलाई का जो जीवाणु होता है वह हर 20 मिनट में क्या होता है, डिवाइड होके दूसरा नई ई कोलाई को बना देता है, मतलब उसकी कोशिका 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। तो ऐसा किसने, ऐसा इसको 7 पीढ़ी तक रखा, किसने रखा, मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए और पता है भी, क्योंकि हम पीछे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, डीएनए के पास नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है, अरे भाई होता है कि नहीं होता है उसका जो बेस पेयर होते हैं, मतलब बेस पेयर मतलब जो न्यूक्लियोटाइड कर सकते हैं उसका, या हम उसको नाइट्रोजन क्षार कर सकते हैं, मेनली नाइट्रोजन क्षार ही कहें। नाइट्रोजन क्षार में आपको पिरिमिडिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में बताया, जिसमें नाइट्रोजन था कि नहीं था, तो उसमें नाइट्रोजन होता है, नॉर्मल सी बात है भाई, होता है, ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, नाइट्रोजन होता है। लेकिन उस नाइट्रोजन का अणुभार कैसा है जो डीएनए के पास है, वो केवल N14 है, मतलब उसका पूरा भार कितना है, 14 है। विलेन कैसा लिया गया है, 15 वाला, दैट मीन समझिए, फोकस करिए लेक्चर पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। ई कोलाई के पास जो डीएनए है, फिर से ई कोलाई के पास जो डीएनए है उसके अंदर उपस्थित नाइट्रोजन का अणुभार 14 वाला है। विलियन में नाइट्रोजन कैसा है, 15 वाला है। भारी वाला नाइट्रोजन किसकी तरफ चला जाएगा, 14 की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब 7 पीढ़ी बाद जो ई कोलाई होगा, 7 पीढ़ी बाद जो ई कोलाई होगा, इसके अंदर जो डीएनए है, इसके डीएनए में, इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा वाला होगा, 15 वाला होगा। बच्चों इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसमें इसके डीएनए में नाइट्रोजन कैसा था, 14 वाला नाइट्रोजन था, और इसमें कैसा हो गया, 15 वाला हो गया। फोकस करिए, यही कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है, तभी ये पूरी टॉपिक समझ में आएगी। हमने क्या बोला, ई कोलाई के अंदर डीएनए है, क्योंकि जीवाणु है तो डीएनए होगा, और इसको किस विलेन में डाले, अमोनियम क्लोराइड वाले विलेन में डाले। उसमें नाइट्रोजन कैसा था, 15 वाला था, भारी था। और ई कोलाई के पास जो नाइट्रोजन है उसका अणुभार कितना है, 14 है, ठीक है। यहां पर इसका नाइट्रोजन कैसा था, 15 वाला था, यानी इस विलेन का। इस ई कोलाई को 7 पीढ़ी तक, लगभग 7 पीढ़ी तक, 7 से 8 पीढ़ी तक इसके अंदर रखा गया। जब इसके अंदर रखा गया तो पता चला कि जो ई कोलाई का डीएनए है वो भी N15 हो गया, भाई भारी वाला मिल गया, दोस्ती कर लिया उससे। इतनी बात क्लियर है, यानी कि जो ई कोलाई का डीएनए है वह अब N15, मतलब ई कोलाई के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कैसा हो गया, N15 वाला हो गया, ठीक है, N15 वाला हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फोकस करिएगा आपके यहाँ कॉपी पर, मतलब बोर्ड पर और अपने एनसीईआरटी बुक पर। ये आपको फिगर थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा, मतलब ये डीएनए का जो हमने चेन बनाया है आपको कुछ डार्क दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम फिर से बना देते हैं, ये डार्क है। मतलब ये 7 पीढ़ी के बाद वाला जो डीएनए निकाला गया, इसके अंदर देखा गया भाई जो नाइट्रोजन था वो थोड़ा कैसा था, वो भारी वाला नाइट्रोजन था, N15 और N15 था बच्चों, ठीक है, N15 यानी दोनों स्टैंड, एक स्टैंड N15, दूसरा स्टैंड N15, इसलिए 2 बार हमने N15 लिखा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आएगी भाई, इसका डीएनए 7 पीढ़ी बाद भारी हो गया है। हमने किसका, इस वाले ई कोलाई का, मतलब 7 पीढ़ी बाद इस वाले ई कोलाई का डीएनए कैसा हो गया, भारी हो गया है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमें यह चेक करना है क्या अर्धसंरचित संरचना से प्रतिकृति करता है या नहीं करता है। फोकस करिएगा मेरी बात पर। अब इसके बाद मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या काम किया, एक बार तो उन्होंने 7 पीढ़ी तक ई कोलाई को निकाला जिसका डीएनए N15 हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, पहली बार तो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड कैसा लिया, भारी वाला लिया था, लेकिन इस बार अमोनियम क्लोराइड कैसा वाला ले लिया इन्होंने, हल्का वाला, यानी दूसरा स्टेप।
दूसरा स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में भारी वाला नाइट्रोजन लिया, दूसरे स्टेप में कैसा वाला नाइट्रोजन लिया, 14 वाला, यानी नॉर्मल जैसा होता है, जिसका अणुभार 14 होता है, वो नॉर्मल वाला मतलब अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, जिसका नाइट्रोजन का अणुभार कितना है, 14 है। इससे पहले वाले में कितना लिया था, 15 लिया था। ओके, अब 7 पीढ़ी बाद इस ई कोलाई का डीएनए का नाइट्रोजन कैसा हो गया है, 15 वाला हो गया है। अब इसी ई कोलाई को, मतलब जो 7 पीढ़ी बाद वाला जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई को इस विलियन में डाला, जिस विलियन का नाइट्रोजन कैसा है, 14 है, जबकि डीएनए का कैसा हो गया इस बार, 15। पहले डीएनए का 14 था, विलियन का 15 था, अब विलियन का 15 हो गया है, विलियन का 14 हो गया है और डीएनए का 15 हो गया है। रिलेट करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा प्लीज। हमने क्या बोला, पहले वाले स्टेप में क्या कहा था, पहले वाले स्टेप में विलियन में नाइट्रोजन का जो अणुभार था वो 15 था और ई कोलाई का 14 था, लेकिन दूसरे स्टेप में, यानी हम जब दूसरा स्टेप बता रहे हैं 7 पीढ़ी बाद, तो इस ई कोलाई का डीएनए 15 वाला हो गया है और विलियन में हम 14 वाला नाइट्रोजन डाल दिए हैं। अब इस ई कोलाई को इसके अंदर डाल दिया गया है। फोकस करिए अभी यहां चार्ट जो बनाया गया है इस पर, यानी इस ई कोलाई का डीएनए N15 यानी भारी वाला हो गया है। अब इसको उठा के इस विलियन में डाल दिया गया, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक, क्योंकि 20 मिनट में यह जो मतलब ये ई कोलाई है, ठीक है, यह क्या है, एक ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है, इसके अंदर डीएनए है। अब ये ई कोलाई क्या करेगा, अगले 20 मिनट बाद 2 ई कोलाई बनाएगा। भाई डिवीजन 20 मिनट बाद हो रहा है ना, 20 मिनट बाद हो रहा तो 2 ई कोलाई बनेगा, मतलब दो डीएनए बनेगा। और इसको किस विलियन में रखा गया है, 14 वाले विलियन में रखा गया है। देखा क्या गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग हो गए। ध्यान से देखिए, एक स्टैंड यहां गया और दूसरा स्टैंड यहां गया। लो इसको भी भारी बना देते हैं। ये दोनों क्या हो गए, भारी भारी वाले क्या हो गए, अलग हो गए। भारी भारी वाले स्टैंड क्या हो गए, दोनों अलग हो गए। भारी स्टैंड, एक स्टैंड इधर गया, दूसरा स्टैंड इधर गया। भाई 20 मिनट बाद बैक्टीरिया, 1 से 2 बैक्टीरिया बनेगी ना, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया। आप कहेंगे सर ये तो डीएनए है, भाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ना, उसी को समझा रहे हैं हम, तो डीएनए टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इसलिए डीएनए समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में जब बदलेगी तो इसका मतलब 2 डीएनए बनना चाहिए। तो हुआ क्या कि ये जो दोनों स्टैंड था, ये दोनों स्टैंड अलग हो गया, अलग होके एक ऊपर चला गया, मतलब दोनों अलग अलग बैक्टीरिया में चला गया। और उसके ऊपर जो नया डीएनए बन रहा है वो N14 वाला बन रहा है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, N14 वाला बन रहा है। क्यों N14 वाला इस बार बन रहा है, बिकॉज हमने जिस विलियन में ई कोलाई को डाला इस बार उसका अणुभार नाइट्रोजन का कैसा है, 14 वाला है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि नया स्टैंड में जो नाइट्रोजन है वो 14 वाला है। नया स्टैंड में नाइट्रोजन कैसा है, 14 वाला है, जबकि पुराना स्टैंड तो हमने यहां से लिया था। जब यहां से लिया था तो उस दौरान ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्टैंड अलग हुए, एक ऊपर गया एक नीचे गया। तो यहां पर देखिए कि जो नया स्टैंड बन रहा है वो हल्का वाला बन रहा है। यहां हमने लिखा भी है बच्चों, N14 लिखा भी है, N14 है, सॉरी 14N डीएनए, और यहां पर भारी वाला है ये 15N डीएनए। ये कैसा है, ये पैतृक है। पैतृक बोले तो मतलब अपने पूर्वज से आया है, और 14N वाला मतलब न्यू स्टैंड है, मतलब ये नया वाला है। ओके, ऐसा 2 बनेगा डीएनए। फिर मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन इंस्टाल ने कहा भाई एक पीढ़ी और देख लो। तो यहां तक 20 मिनट हो गया था। अगले 20 मिनट में, तो अगला 20 मिनट तो 40 मिनट हो जाएगा ना भाई, 20 मिनट यहां हुआ था, 20 मिनट बाद फिर से ये दोनों 4 में बनेंगे। यानी ये 2 जीवाणु क्या होंगे, 4 जीवाणु बनाएंगे। जब 4 जीवाणु बनेंगे तो 4 डीएनए भी बनेगा। तो अगले 40 मिनट बाद देखा हमने कि ये दोनों स्टैंड अलग हुआ, ये दोनों स्टैंड क्या हुआ, अलग हुआ, ये भी दोनों स्टैंड अलग हुआ, ठीक है। दोनों स्टैंड, ये दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग हो गए। कौन से दोनों स्टैंड, ये दोनों स्टैंड और ये दोनों स्टैंड, मतलब 4 स्टैंड अलग हो गए। तो फिर अगले पीढ़ी में क्या देखा गया, अगले पीढ़ी में देखा गया फिर नया नया स्टैंड बन रहा है। यानी जितनी बार नया स्टैंड बन रहा है वो स्टैंड कैसा बन रहा है, 14 वाला बन रहा है। कैसा बन रहा है, 14 वाला बन रहा है। और जो पुराना स्टैंड यहां पर देखिए जो भारी वाला था, वो भारी वाला केवल 2 ही है। बाकी नया स्टैंड आप देख सकते हैं, एक इसमें पुराना है, एक नया है, एक पुराना, एक नया है, एक पुराना, एक नया है। शायद आपको ये समझ में नहीं आया हो, शायद यहां तक समझ लिए हो आप, ये समझ में नहीं आया। हम इसको मिटा के समझाते हैं बच्चों, ध्यान से फोकस करिएगा, जाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम इसको मिटा के बनाते हैं।
मिटा के समझाते हैं। अगर ये दोनों जीवाणु हैं, ये और ये, इसके अंदर डीएनए, भाई ये डीएनए है लेकिन है तो जीवाणु के अंदर। अब इसको अगले 40 मिनट बाद, मतलब इसी माध्यम में रखा गया है, 40 मिनट बाद क्या होगा कि एक, भाई ये जीवाणु कोशिका होगी ना, ये जीवाणु होगी ना, ये भी एक जीवाणु होगा, ये दोनों अलग अलग जीवाणु हैं। अब ये जीवाणु अगले 20 मिनट बाद ये भी तो 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, इसका मतलब 4 जीवाणु बनेगा 40 मिनट बाद। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 जीवाणु बन जाएगा। ओके, तो 4 जीवाणु बनेगा मतलब 4 डीएनए भी बनना चाहिए। तो होगा क्या, ये भी इस बार यानी अगली पीढ़ी में ये दोनों पेरेंट की तरह काम करेंगे। ये दोनों स्टैंड कैसे काम करेंगे? पैतृक डीएनए की तरह काम करेंगे। तो ये दोनों अलग होंगे, जैसा यहां दोनों अलग हुआ था, ये भी दोनों अलग होंगे। तो एक इसमें कैसा है, एक स्टैंड इसमें हल्का वाला है, तो एक पैतृक डीएनए हल्का वाला हो गया। दूसरा कैसा है, भारी वाला है। चलिए, ये दोनों अलग हो गए। ऐसा यहां पर भी होगा, एक भारी वाला यहां अलग हो गया और एक हल्का वाला अलग होगा। चारों स्टैंड हमने अलग कर दिया, यहां से 2, यहां से 2, यहां से। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब 14 वाले विलेन में रखा गया है, तो नया स्टैंड जो इस पर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 14 वाला। इस पर भी नया स्टैंड कैसा बन रहा है? 14 वाला। इस पर भी कैसा बन रहा है? 14 वाला। इस पर भी कैसा बन रहा है? 14 वाला। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा बच्चों। और साथ में देख लीजिए, एकदम साफ साफ हमने समझाया है, ये जो ओल्ड स्टैंड है ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नया स्टैंड क्या हो रहा है? इसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, और जो नया स्टैंड बन रहा है वो 14 वाला ही बन रहा है। इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखिए कि कोई भी नया डीएनए बन रहा है तो उसमें एक ओल्ड स्टैंड है और दूसरा नया स्टैंड है। अरे भाई, हम इसको जब अलग किए थे तो एक उसमें ओल्ड था, इसमें ये ओल्ड है, इसमें ये ओल्ड है और इसमें ये ओल्ड है। इस ओल्ड पर एक न्यू बना, इस ओल्ड पे एक न्यू बना, इस ओल्ड पे यहां वाला जो नया बना है ये न्यू बना, और इस ओल्ड पे ये न्यू बना। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत बताइए? तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक स्टैंड पर एक नया बन रहा है, यानी एक स्टैंड ओल्ड है और दूसरा उस पर नया बन रहा है। एक स्टैंड ओल्ड है, उस पर दूसरा नया बन रहा है। ठीक है, इतना हुआ था, समझ गए? इतनी बात समझ गए सभी लोग? अब ये बात मैं जो मेल्सन और स्टाल थे उनको, भाई क्या हो रहा है जीवाणु के अंदर ये तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, सीजियम क्लोराइड, CSCl ये नाम पूछा जाएगा, सीजियम क्लोराइड को एक परख नली में भरकर उस पर अपकेंद्रण बल लगाया। ठीक है, अपकेंद्रण बल लगाया। एक बार इस डीएनए को भर के लगाया, इस बार एक बार इन दोनों को भर के लगाया, एक बार इन चारों को भर के लगाया। ठीक है, यानी 3 परख नली लिया उन्होंने। एक बार इस वाले डीएनए वाले बैक्टीरिया को लिया, एक बार इस वाले डीएनए वाले बैक्टीरिया को लिया, एक बार इन चारों डीएनए वाले बैक्टीरिया को लिया, और एक अपकेंद्रण बल लगाने वाली मशीन होती है, वो जोर से ऐसे घुमाती है, जोर से ऐसे सर्कल घुमाती है। अब बताइए बच्चों, जो चीज भारी होगी वो पीछे जाएगी? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो चीज भारी होगी वो पीछे जाएगी और जो चीज हल्की होगी वो ऊपर आएगी। अभी आप सभी लोग जानते हैं भली बात कि हम सभी लोग जो है बचपन में एक पत्थर पे पीछे रस्सी बांधकर जोर से घुमाते हैं ना। तब जोर से घुमाते हैं तो जब हम उस रस्सी को छोड़ते हैं तो बहुत दूर जाके रस्सी गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है उस पर। इसी प्रकार से यहाँ जब इस परख नली के अंदर इस वाले डीएनए को भर के, इस परख नली के अंदर इस वाले डीएनए को भर के और इस परख नली के अंदर इन चारों को भर के जब एक अपकेंद्रण फोर्स लगाया गया, जोर से घुमाया गया, तो उस दौरान ये डीएनए भाई इस डीएनए में क्या था, इस डीएनए में क्या था, दोनों स्टैंड इसका कैसा था, ओल्ड था। इसलिए सीजियम क्लोराइड के अंदर, ये विलियन के अंदर ये डीएनए वाला जो जीवाणु था वो कहां गया, एकदम पेदी में जाकर बैठ गया, क्योंकि भारी था। इसमें बीच में आकर बैठा, क्योंकि इसमें एक स्टैंड हल्का वाला, एक भारी वाला, एक भारी वाला है और एक हल्का वाला है, एक भारी एक हल्का, दोनों में ऐसा है। तो जोर से घुमाने पर इसमें क्या हुआ, दोनों भारी था इसलिए पेदी में आया। इसमें एक भारी एक हल्का है तो बीच में आ गया, क्योंकि एक भारी है उसमें एक हल्का है, बीच में आ गया। और इन चारों में देखिए दो ऐसे डीएनए हैं जो हल्के वाले हैं, दो ऐसे हैं जिसमें भारी और हल्का, भारी और हल्का है कि नहीं है कि नहीं। तो
ये चारों को जब घुमाया गया तो जो दोनों हल्के वाले थे वो सबसे सामने आ गए, N14 लिखा होगा बुक में, और जो भारी वाले थे मतलब भारी हल्के वाले थे वो बीच में आ गए, यानी संकरित डीएनए जो था वो बीच में आ गया। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, इस प्रकार से मैथ्यू मेल्सन और स्टाल ने ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए प्रतिकृति जो करता है वो अर्ध संरक्षी के रूप में करता है, मतलब उसका एक स्टैंड ओल्ड और दूसरा स्टैंड न्यू होता है। एक स्टैंड उसका ओल्ड और दूसरा स्टैंड उसका कैसा होता है, न्यू होता है। ऑलरेडी पता तो यही चल गया था। दोनों स्टैंड जब अलग हुए तो अलग होकर ये दोनों, एक यहां गया, एक भारी वाला यहां गया, इस पर एक नया स्टैंड बना, इस पर भी एक नया स्टैंड बना। इस हिसाब से ये सिद्ध हो जाता है कि जो डीएनए है वो अर्धसरची, मतलब एक स्टैंड उसमें ओल्ड और एक स्टैंड उसमें न्यू, इस तरीके से वो जो है प्रतिकृति करता है। इतना क्लियर हो गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ई कोलाई पर किया था बच्चों। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि 80 मिनट बाद, यहां तो 40 मिनट है ना, 40 मिनट है, 80 मिनट बाद कितने स्टैंड मतलब कितने डीएनए हल्के वाले होंगे और कितने भारी वाले होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि कितने स्टैंड उसमें ओल्ड वाले होंगे, मतलब कितने स्टैंड उसमें भारी वाले होंगे, कितने नए वाले होंगे 80 मिनट बाद। ओके बच्चों। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आते हैं। ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या था, प्रतिकृति का हमने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। लेकिन यूकैरियोटिक में किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? हम इसको इरेज करते हैं इतना, ठीक है, इतना इरेज करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए प्रतिकृति करता है और अर्धसंरक्षी के रूप में करता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपकी बुक में बच्चों टेलट लिखा है, टेलट है, लेकिन है ये टेलर नाम, ठीक है, टेलर नाम है, तो आप सही कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं बुक में हो। 1958 इसके इनके साथ इनके सहयोगी भी थे जिन्होंने प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? विसिया फाबा पर, विसिया फाबा। एक फाबा सेम होता है, सेम जानते हैं सभी लोग, विसिया फाबा यानी फाबा सेम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या यूज किया? अरे भाई मैथ्यू मेल्सन और स्टाल ने N15 को यूज किया था और इन्होंने क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था। मतलब टेलट ने 1958 ईस्वी में विसिया फाबा यानी फाबा सेम पर प्रयोग किया। किसका? यानी डीएनए कैसे प्रतिकृति करता है, इसका प्रायोगिक प्रमाण किस पर किया? उन्होंने विसिया फाबा पर किया। और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को लिया था। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, नीट एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। किसको लिया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को। वहां समस्थानिक मतलब नाइट्रोजन भारी को लिया गया था, यहाँ रेडियो एक्टिव को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करने के बाद इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि जो यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है वो भी अर्धसंरक्षी संरचना के रूप में ही प्रतिकृति करता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि डीएनए हमारा अर्धसंरक्षी संरचना के रूप में प्रतिकृति करता है। उसमें एक स्टैंड ओल्ड होता है और दूसरा स्टैंड न्यू होता है। एनसीईआरटी का पेज पलटेंगे आपको एक डीएनए का फिगर दिखाई देगा और उस डीएनए के फिगर में इस दोनों स्टैंड डीएनए का ऐसे फैला हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर नया स्टैंड बनता हुआ ऊपर जा रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है? एक स्टैंड उसका ओल्ड है और दूसरा स्टैंड उसका क्या है? न्यू है। तो इस प्रकार से मतलब सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वाटसन एंड क्रिक थे। उन्होंने बताया डीएनए अर्धसंरक्षी संरचना के रूप में प्रतिकृति करता है। लेकिन इसका प्रयोगी प्रमाण देने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में यानी ई कोलाई में दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल। और दूसरे साइंटिस्ट जो यूकैरियोटिक कोशिका में बताया, उन्होंने प्रयोगी प्रमाण दिया उन्होंने कि डीएनए अर्धसंरक्षी के रूप में प्रतिकृति करता है, टेलट थे 1958 ईस्वी में, ठीक है। 1958 ईस्वी में किस पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? विसिया फाबा यानी फाबा सेम पर। और क्या लेकर यूज किया था, मतलब कैसे उन्होंने प्रयोग किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उपयोग किया था।
तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए प्रतिकृति के बारे में और भी बातें जानेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कहीं पर कंफ्यूजन रह गया हो, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, शेयर अपने दोस्तों को करना है, और सब्सक्राइब आपका मन करेगा क्योंकि वीडियो आपके काम का होगा और आगे भी मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू बच्चों।